मौका दिया इस बजट पे बोलने का। सर, हमारा बजट 18 पॉइंट कुछ ट्रिलियन का है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बजट में बहुत सारी चीज़ें लैग करती हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जो होनी चाहिए थी, एक प्री बजट डिस्कशन, कुछ प्रपोजल्स लिए जाते गवर्नमेंट से, अपोजिशन से। जैसे हमारे सूबा सिंध की असेंबली में एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है कि मार्च के महीने में एक प्री बजट डिस्कशन होती है और उसमें हर जमात से प्रपोजल्स लिए जाते हैं। वो एक डिफरेंट चीज़ है कि उनमें से कितने प्रपोजल्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, नहीं करती, बट ये एक ट्रेडिशन ज़रूर है कि उनसे प्रपोजल्स लिए जाते हैं, क्योंकि वो एक टाइमली काम है। इस वक्त हम जो बजट डिस्कशन कर रहे हैं ये रेलेवेंट तो ज़रूर है, लेकिन ये इतनी रेलेवेंट नहीं कि हमारे सारे प्रपोजल्स गवर्नमेंट सुने और वो इंडोर्स भी करे और इस बजट में शामिल करे। वो इस वक्त मुमकिन नहीं कि ये सब कुछ हो सके। तो इससे अगर प्री बजट में कुछ किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। सर, हम मजबूर हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन तनकीद भी करेंगे गवर्नमेंट पे, क्योंकि ना सजेशंस ली गई अपनी साथ की जमातों से, सपोर्टिंग जमातों से, ना हमसे कोई डिस्कशन की गई, ना कोई ऐसी कमिटीज़ बनाई गई जहां हम अपने प्रपोजल्स दे सकते। तो हमारे पास ये एक वाहिद फोरम है जहां से हम ये तनकीद करेंगे। तो मेहरबानी करके इस तनकीद को तनकीद बराए असलाह समझिएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम ये तनकीद नहीं कर रहे। सर, ये बजट बनाया गया है, हम समझ सकते हैं कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन हम लोग सारे मेजॉरिटी यहाँ बैठे हुए अवामी नुमाइंदे हैं, अपनी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हमसे सजेशंस, प्रपोजल्स लेने ज़रूरी थे ताकि हम अपनी अवाम की आवाज़ उन तक पहुँचा सकते। लेकिन उन्होंने ठीक एक सरकारी मुलाजिम की तरह, एक बाबू की तरह एक बंद कमरे में बजट बना के और पेश कर दिया, जिस पे हमें एतराज़ात भी हैं, हमारी लीडरशिप को भी एतराज़ात थे। लेकिन 2 दिन की इस एक माइनर बायकॉट के बाद हमारी जमात ने ये मुनासिब समझा, हमारी लीडरशिप ने, कि हम इसका हिस्सा बने, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसमें इस तरह की अफरा तफरी ना हो तो बेहतर है। सर, आपके जो क्लेम्स हैं गवर्नमेंट के बजट के हवाले से, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने दिए हैं, जिनमें से है स्ट्रेंथनिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर, फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, encouraging investment and promoting innovation to stimulate economic growth, improving service delivery, public good by funneling more funds into PSDP, introducing sector-specific reforms and encouraging innovation, education and skill development of youth, integrated green and gender-responsive budget and public finance management. सर, ये जो आपके क्लेम्स हैं, ये आपके बजट के फिगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इन क्लेम्स को। तो क्या ये सिर्फ अवाम की खुशी के लिए बता दिए गए हैं, या एक्चुअली गवर्नमेंट का कोई प्लान है इसके करने के लिए? आपके अल्फाज और आपके जो फिगर्स दिए गए बजट में, वो आपके अल्फाज को सपोर्ट नहीं कर रहे। आपका मेन सोर्स इस वक्त अर्निंग्स का टैक्सेस है। 70% के करीब आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो टैक्सेस है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम मुल्क को एक फलाही मुल्क बनाना चाह रहे हैं, हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम यूथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने एक्शंस तो कोई नहीं रखे उसके लिए, ना कोई ऐसी फंडिंग रखी है सही तरीके से। 70% टैक्स कलेक्शन करेंगे, हमें करना यह चाहिए था सर कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना चाहिए था, हमें अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहिए था, हमें उन इदारों को रिलीफ देना चाहिए था जो इदारे मुल्क को मजबूत कर सकते हैं। उन पे हमने ये ग्राफ बनाया है सर। आज मिनिस्टर फॉर फाइनेंस तो नहीं है, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुझे ज़रूर नज़र आए थे। इट्स अ डिटेल्ड ग्राफ जो कि एक कंपैरिजन है हमारे आस पड़ोस के मुल्कों का, कि वो अपने एक्सपोर्ट्स के लिए कितना फ्रीडम और कितनी सहूलियात देते हैं अपने लोगों को, और हम क्या कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट सेक्टर के साथ और अपनी इंडस्ट्री के साथ। सिर्फ छोटी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और गैस की मिसाल उठा लें, जो एक मेन इंग्रेडिएंट है किसी भी इंडस्ट्री का, तो वही इतनी महंगी कर दी है हमने उसके लिए, उनके लिए कि
वो हमारे दो सेक्टर्स उधर ही फ्लॉप हो जाते हैं आगे बढ़ने के बजाय, और घूम फिर के हमारी गवर्नमेंट का रिलायंस आ जाता है टैक्सेस पे। हमने सर सैलरीड क्लास को फिर अंडर टैक्स लेके आए और टैक्स लगा के साथ ही हमने उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर किया है कि अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। उन्होंने उस अवाम को, उन सैलरीड क्लास को कोई रिलीफ नहीं दी। 25%, 20% आपकी तनख्वाह बढ़ाई और 15 से 18% साथ आप पे टैक्स भी इंपोज कर दिया, बढ़ा दिया। अब वो टैक्स कलेक्शन हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये एक फिक्स्ड अमाउंट हमें हर साल मिले टैक्स की मद में, लेकिन सर ये आप ये भी कर सकते थे कि आप उनको ना छेड़ते और 10 से 15% उनकी बस तनख्वाह बढ़ा देते खाली। लेकिन आपने अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया है, या आपने उनकी तनख्वाह में या उन पे कोई एहसान नहीं किया। हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की इतनी बातें करते हैं लेकिन उसकी तरफ हम जा नहीं रहे। सर डिफेंस बजट पे बड़ी तनकीद सुनने में आ रही है। शाम को ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं तो वहां भी तनकीद होती है कि जी मुल्क का 18% आपने डिफेंस के लिए रख दिया। सर क्यों ना रखा जाए मुल्क के लिए बजट? हमारा डिफेंस इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमारे एक पड़ोसी जिस निगाह से, जिस नज़र से हमें देख रहे हैं, या जो अज़ाइम उनके हैं, उनके अल्फाज से जाहिर होते हैं, तो हमें तो अपने डिफेंस को और मजबूत करना चाहिए। और ये हमने उन इदारों के लिए रखा है जो हमारे मुल्क की दिफा की खातिर अपनी रोज़ जाने कुर्बान कर रहे हैं। कल की तारीख में सर हमारे 5 जवान, 1 ऑफिसर शहीद हुए हैं। एक एक दिन उठा लें, ये जो कुर्बानियां दे रहे हैं लोग, क्या इन इदारों के लिए हम ये बजट ना रखें? और किसके लिए वो बजट है? वो हमारी अपनी डिफेंस के लिए बजट है। साथ साथ सर मैं एक और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारी आर्मी बाहर और बॉर्डर्स पे तो नजर रखे बैठी है, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि वो थोड़े मुल्की हालात पे भी नजर रखें। इस वक्त जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जब उनकी अपनी डिमांड या कोई अपना इरादा होता है तो स्वात में भी ऑपरेशन होके सही हो जाता है, बलूचिस्तान में भी सही हो जाता है, कराची भी सही हो जाता है। लेकिन जब उनका खुद इरादा सही नहीं होता, सब उनकी खुद की नीयत नहीं होती, तो वो इलाके हमारे सफर कर रहे हैं। इस वक्त सर सूबे सिंध का रिवराइन एरिया, कच्चे का एरिया, पंजाब के रिवराइन एरिया, सिंध बलूचिस्तान का बॉर्डर एरिया, ये 3 सूबों में सर इस वक्त शदीद ज़रूरत है एक मिलिट्री ऑपरेशन की। उन इलाकों में लोग सफ़र कर रहे हैं सर, लोगों की ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। शाम का टाइम क्या, दिन का टाइम क्या, कोई घरों से नहीं निकल सकता, कोई कारोबार नहीं चल रहा। हमारी अपनी फ़ौज है सर, अगर हमें थोड़ा सा आके वहाँ पे असिस्ट करेगी। सर हुआ ये है कि सूबों के रिसोर्सेज से आपका क्रिमिनल ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इस वक्त हमें फेडरल गवर्नमेंट की और इन इदारों की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि ये आके वहाँ बैठ जाएं और वो करें, हमें वो मदद दें, हमें वो एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करें, वो वेपनरी प्रोवाइड करें, ताकि उन क्रिमिनल से सूबाई हुकूमतें लड़ सकें। और ये किसी एक सूबे का मसला नहीं, ये 3 सूबों का मसला चल रहा है इस वक्त, तो इस चीज़ पे भी वो ज़रूर नज़र रखें। सर हमारा जैसे मैंने कहा कि बजट के अल्फाज और वर्ड्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमने सर पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे मुल्क का एक अहम मसला है और उसमें एक एजेंडा रखा गया है टू काउंटर हाई फर्टिलिटी पॉपुलेशन विथ लो ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन हमने पैसे कितने रखे हैं सर? 300 मिलियन। अब मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि ये 300 मिलियन में कौन सी ऐसी स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बेहतरी की तरफ ला सकेगी। सर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में मेन इंग्रेडिएंट हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर पे आपने नए टैक्सेस इंपोज किए हैं। 18% एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स पे नए टैक्सेस लगाए गए। हर तरफ एक शिकायत होती है शहरी इलाकों से कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ। एग्रीकल्चर ऑलरेडी टैक्स्ड है। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर है कि टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं। इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट असिस्ट कर सकती है। टैक्स कलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रही। एग्रीकल्चरिस्ट भी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह, किसी बिजनेसमैन की तरह जरूर टैक्स एवेड कर रहा है, लेकिन उसमें छोटे जमींदार, छोटे हारी,
गरीब जो छोटे किसान हैं, कम जिनकी आमदनियां हैं, उनको तो तंग ना किया जाए। ये टैक्सेस और ये महंगाई, ये तो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो तो हैंड टू माउथ वैसे ही चलते हैं। इस वक्त जरूरत थी कि आप सब्सिडी देते फर्टिलाइजर्स पे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को रिलीफ देते, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो लोगों के लिए खुद कफालत की एक निशानी है वो चलता रहे। आपने उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। फिर ये कह रहे हैं कि एक अवाम दोस्त बजट है। यूथ स्किल डेवलपमेंट सर, इस पे भी बहुत सारे क्लेम्स लिए गए, लेकिन बजट सिर्फ 8 अरब रुपए का रखा गया है। अब इसमें क्या स्किल डेवलपमेंट होगी और वो किसके थ्रू हो रही है? थ्रू 13th 5-year प्लान। तो पहले हमारे क्या 13 प्लान्स कामयाब रहे 5 साल, जो हमने एक और 13वां प्लान दे दिया है अब। तो इन चीजों को सर पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, बजट के फिगर्स में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सर सस्टेनेबल एनर्जी या एनर्जी पावर, इस वक्त सर हमारे मुल्क का मेन मसला है पावर सेक्टर। हमारे सिंध के देहाती इलाकों में, रूरल एरियाज में इस वक्त 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग एक कॉमन फैक्टर बन चुका है। अब उसका हल निकालने के लिए सर गवर्नमेंट ने एफर्ट्स डालने। कहा जा रहा है कि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है। सर इस वक्त दुनिया मूव कर रही है सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, और ये तीनों चीजें हमारे मुल्क से ज्यादा और किसके पास है? हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स तैयार है, कोल एनर्जी तैयार है। एनर्जी सेक्टर से हमें जल्द से जल्द इस महंगी बिजली से जान छुड़ानी होगी। बिल्कुल हम ये कबूल करते हैं कि हमारे इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की चोरी है, लेकिन उस पर भी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनानी है। आप एक बार, जैसे आप तमाम पाकिस्तानियों को टैक्स नेटवर्क में लेना चाह रहे हैं, इसी तरह आप उन इलाकों को सारे बिलिंग नेटवर्क में ले आए। इस वक्त कोई 100 अरब से ऊपर सिंध के ऊपर ड्यू बिल्स हैं बिजली के। वो एक बार आके प्राइम मिनिस्टर साहब सूबाई चीज़ों में इंटरेस्ट लें, हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर उसमें इंटरेस्ट लें, और ये आप एक बार माफ़ करें, ख़त्म करें, और नए सिरे से आप एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग की तरफ मूव करें, जो कि सारी दुनिया में हो रहा है। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और सस्ती बिजली जो मिल रही है, पैदा हो रही है, उसको यूज करते हुए आप सबको बिलिंग नेटवर्क के अंदर ले आए। हमने ये गुजारिश फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई की गवर्नमेंट को भी की, इन प्राइम मिनिस्टर को भी करते रहे और करते रहेंगे, लेकिन अफसोस कि दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का, फॉर्मर और प्रेजेंट का, हमारे सूबे सिंध की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं थी और ना है कि आम आदमी को, इन लोगों को जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से रिलीफ मिल सके। सर कुछ पीएसडीपी के तहत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे थे सूबा सिंध में। इस वक्त हमारा सबसे अहम सखर कराची मोटरवे, सखर हैदराबाद मोटरवे का जो सेक्शन है M5 का, आई बिलीव, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटरवे पे ना सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करें, बल्कि इस मोटरवे के हिस्से को जल्द से जल्द तैयार करें, इससे पहले कि ये महंगाई की शरह और बढ़ जाए और ये सेक्टर भी सफ़र करता रहे। तो मेरी ये गुजारिश होगी फाइनेंस मिनिस्टर से या उनके अहदेदार जो भी यहाँ मौजूद हैं कि इस पे ख़ास तवज्जो देके और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराया जाए। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर।